दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव से निकली खबरें अब धीरे धीरे पूरे देश भर में तैरने लगी है और इसकी एक एक परतें भी खुलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू 83 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनकर निकली है और उसके बाद तीसरे नंबर पे राजद का स्थान मिला है। 27 सीटें मिली है। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसे पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा मिला था। लेकिन चुनावी खेल कहे या वोटरों का मूड कहे या बिहार की जनता ने जिस जनादेश को लेकर अपना राय या अपनी राय रख दी, उसे आदेश मानकर समझ ले। जो कुछ भी आप समझ सकते हैं समझ ले। सामने है आपके परिणाम और इस परिणाम ने कई चीजें साफ कर दी है। यानी आने वाले समय में जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे उसके रिजल्ट अमूमन आपको इसी तरह के देखने को मिलेंगे और सत्ता पक्ष के इशारे पे चुनाव आयोग की तरफ से जो भी बिसात बिछाई जाती है और जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है उसी स्क्रिप्ट को काउंटिंग के बाद पढ़ा जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहें। चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो या किसी भी विचारधारा को मानते हो, लेकिन आपको परिणाम तो इसी तरह के देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया है कि सत्ता पक्ष के इशारे पे या सत्ता पक्ष द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को ही उसे पढ़ना है। इसमें लोकतंत्र बचे या लोकतंत्र खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछले एक साल से बिहार में जो कुछ भी लिखा जा रहा था उसी स्क्रिप्ट को 14 नवंबर को पढ़ दिया गया। पहले एसआईआर लागू किया गया, लाखों वोटर के नाम काट दिए गए। उस समय ही सवाल उठे थे कि आखिर लाखों वोटर के नाम क्यों काटे गए और उन क्षेत्रों के वोटर के नाम अधिक कटे जिन क्षेत्रों में विपक्ष की ताकत पारंपरिक रूप से मजबूत रही है। तो क्या ये सुनियोजित साजिश के तहत सब कुछ हो रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से चुनाव आयोग के हर कदम का विरोध नहीं कर रही थी? उसके हर कदम का सपोर्ट करते हुए चुनाव आयोग से पहले मीडिया के सामने आकर उसका बचाव कर रही थी? क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट सामने आई है उस स्क्रिप्ट ने कई चीजें साफ कर दी है कि अब देश में जहां भी चुनाव होंगे वहां एसआईआर लागू होगा और लाखों उन वोटरों को हटा दिया जाएगा जो विपक्ष के पारंपरिक वोटर रहे, और उसके बाद जो चुनाव होगा और उसमें जो धांधली होगी उस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप्पी साध के बैठा रहेगा और उसके बाद जो परिणाम आएगा उस परिणाम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग आगे आ जाएगा और बताएगा कि देखिए किस तरह से हमने निष्पक्ष चुनाव कराकर रिजल्ट आपके सामने रख दिया है, अब इसे आप स्वीकार कर ले। तो आप इस बात को भी स्वीकार कर ले कि बिहार में जो कुछ हुआ वो किसी भी तरह से गलत नहीं था। बिहार में सब कुछ फेयर हुआ। चुनाव आयोग पूरी तरह से फेयर थी और तमाम तरह की जो बिसात बिछाई गई थी वो तो महज लोकतंत्र का एक हिस्सा भर है, उसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। अब जरा आंकड़े देख लीजिए कि किस तरह से बिहार चुनाव में बड़ा खेल हुआ है। जेडीयू को इस चुनाव में 18.88% वोट मिले और उसको सीटें कितने मिली? 83। बीजेपी को मिले 20.69% वोट और उसको सीटें कितनी मिली? 91 यानी 91। और राजद को कितने प्रतिशत वोट मिले? 22.75 यानी सबसे ज्यादा वोट राजद को मिले और सीटें कितनी आई? 27। अब जरा एक और आंकड़ा देख लीजिए। चिराग पासवान जिनकी पार्टी जो एलजेपी है उन्हें 2020 में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में 5.6% वोट मिले थे और सीट कितनी आई थी? 1। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत वोट मिले? 5.1% और सीटें कितनी आई? 19 सीटें। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया हुआ आंकड़ा है, ये कोई मेरा खुद का निकाला हुआ आंकड़ा नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि एक बच्चा जो पूरी क्लास में सबसे अधिक नंबर लाता है वो फेल हो जाता है और एक बच्चा जिसको कम अंक मिले हैं वो टॉप कर जाता है, वो दूसरे नंबर पे आता है। तो ये पूरा खेल इसी तरह का है कि आपको कितने लोगों ने वोट किया ये महत्वपूर्ण नहीं है।
सवाल यह है कि आप किसके साथ हैं? आप सत्ता पक्ष के साथ हैं या चुनाव आयोग के साथ हैं? चुनाव आयोग जिनके साथ था उनकी जीत तय कर दी गई, चाहे आपको वोटर ने कितने भी वोट दिए, क्या फर्क पड़ता है? आपको वोट अधिक मिले लेकिन आपकी सीटें कम कर दी, क्योंकि यह चुनाव आयोग का एकाधिकार है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि भाई चुनाव आयोग जो भी करता है वो उसका एकाधिकार है, उस पर हम दखल नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे आंकड़े अब आपको हर राज्य में जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, आसाम हो, जहां भी अब चुनाव होंगे तो ये याद रखिए कि इसी तरह का आंकड़ा सामने आएगा और आप मूक दर्शक बैठे रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था कर दी है सत्ता पक्ष के इशारे पे। तो ममता बनर्जी की सरकार जानी तय है, दूसरी तरफ तमिलनाडु में जो दूसरी सरकार विपक्ष की है वो जानी तय है। इस देश में अब जितने भी चुनाव होंगे, चुनाव आयोग की तरफ से उसकी जो बिसात बिछाई जाएगी और सत्ता पक्ष के इशारे पे जिस तरह से चुनाव कराया जाएगा उसे आप लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र को बार बार दोहराकर आप चाहे कितना भी सर पीट ले, लेकिन लोकतंत्र इसी का नाम है कि अगर आपको कम लोगों ने भी वोट दिया है तो भी आप एक नंबर की पार्टी बनकर उभर सकते हैं। अगर आपको लोगों ने ज्यादा वोट दिए हैं लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष की पसंद नहीं है, चुनाव आयोग के अपने फेवरेट लिस्ट में नहीं है, तो आप अब तक के सबसे इतिहास के खराब दौर से भी गुजर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह एक ऐसा दौर है जो उसके लिए अपने अस्तित्व, अपनी चुनौती को बचाने का सबसे बड़ा संकट है। एक पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी को इस बार 27 सीटें मिली है। वो पार्टी 74-75 सीटें जीतकर एक नंबर की पार्टी बनी थी। अब उनके सामने न सरकार है, न सरकार में शामिल होने का कोई रास्ता बचा है। ऐसे में वो अपने विधायकों को कैसे बचाकर रख पाएंगे? वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या बताकर समझाएंगे? पार्टी के पदाधिकारियों को क्या बताकर मना कर रखेंगे अपने साथ, और कितने समय तक रख पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सत्ता अब अगले 5 सालों तक तेजस्वी यादव से कोसों दूर हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक ऐसी बिछात बिछाई है कि उस बिछात में अब नीतीश कुमार के सामने भी एक बड़ा गहरा संकट है। वो ना चाहते हुए भी एनडीए का हिस्सा बने रह सकते हैं, क्योंकि उनके अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलने के बावजूद सरकार बनने का कोई आंकड़ा सामने नहीं आ सकता है। और अगर नीतीश कुमार अलग होते भी है तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर इस आंकड़े तक पहुंच जाएंगे कि वो सरकार आराम से चला ले। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां उनके लिए अस्तित्व का संकट ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी को बचाने का संकट खड़ा हो गया। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद की जिद करते हैं तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका साथ छोड़ दे, क्योंकि वो इस स्थिति में है कि वो अपने दम पे सरकार बना सके। नीतीश कुमार इसमें जोर नहीं लगा सकते और नीतीश कुमार ये भी धौंस नहीं दिखा सकते हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल जाएंगे और फिर सरकार चला सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को इस हाल पे छोड़ दिया है कि अब वो किसी भी के साथ मिल जाए, सरकार नहीं बननी है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में दो ऐसे चेहरे बन गए हैं जो आज की तारीख में किसी काम के नहीं। तेजस्वी यादव के लिए तो सबसे बड़ा संकट का दौर है, लेकिन उससे बड़ा संकट का दौर नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार को ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की बात माननी पड़ेगी। और जिस तरह की चर्चा है कि ललन सिंह को सीएम बनाया जा सकता है, यानी ललन सिंह को सीएम बनते हुए नीतीश कुमार को देखना पड़ेगा। वही ललन सिंह जिसे नीतीश कुमार ने खड़ा किया, बड़ा बनाया, मंत्री तक बनाया, और आज उनके अंडर काम करना पड़े
या फिर हो सके तो बाहर से सपोर्ट करे। जो भी स्थिति बनती है उन्हें सीएम तो नहीं बनाया जाएगा, सीएम कोई और होगा और फिर जो कुछ होगा वो फिर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे होगा। उसके बाद जेडीयू कितनी बची रहती है ये देखना भी बेहद जरूरी है। हो सकता है कि जेडीयू कुछ समय के बाद टूट जाए और अधिकांश लोग बीजेपी के साथ मिल जाए। इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि नीतीश कुमार अब उस ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी गई थी। ऊपर से सत्ता पक्ष ने जो स्क्रिप्ट बनाई थी उसका पर्चा चुनाव आयोग ने निकाल दिया। ना तो तेजस्वी यादव को किसी काम का छोड़ा, ना नीतीश कुमार को किसी काम का छोड़ा। अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बिहार में है और अमूमन हर स्टेट में यही सब कुछ होना है। तो ऐसे में बिहार उस रास्ते पे खड़ा है जहां उसे विकास के वादे तो किए जाएंगे, लेकिन विकास कितना होगा ये वोटर भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वोटर ने किसे वोट दिया है और कौन जीत गया ये भी कहना आज मुश्किल है। क्या पता किसे वोट पड़ा और किसके हिस्से में जीत गई ये बताना भी फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का व्यवहार पिछले कुछ समय से जिस तरह का रहा है उसके किसी भी कदम पे भरोसा करना अब बहुत मुश्किल वाला काम हो गया है। टीएन सेशन का दौर था जब लोग भरोसा करते थे, लेकिन जब से ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त के पद पे बैठे हैं एक से एक गड़बड़ी सामने आई, लेकिन चुनाव आयुक्त ने कभी भी इसे लेकर फेयर कार्रवाई नहीं की और इस चुनाव में तो सब कुछ गजब ही हो गया। तो प्रधानमंत्री के शब्दों में बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। निश्चित रूप से बिहार ने ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने भी गर्दा उड़ा दिया, लोकतंत्र का गर्दा उड़ा दिया, बिहार की अस्मिता का गर्दा उड़ा दिया और इस देश में चुनाव आयोग के प्रति जो एक भरोसा बना था उसका भी गर्दा उड़ा दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।